healthcare services we have already done, and today we'll be discussing at least 4 to 5 service minimum. सो मैं सारे बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग आज छोटे छोटे सर्विसेज लेंगे और बहुत सिंपल है, नॉर्मली बहुत सिंपल है, डोंट वरी। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, राइट? सर यहाँ पे रेसिडेंशियल यूनिट्स है, दिस इज अ न्यू सर्विसेज सर, दैट इज टाइप 2। हमने ऑलरेडी हेल्थ केयर सर्विस कंप्लीट कर दी है, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द रेसिडेंशियल टाइप यूनिट, ठीक है? नाउ रेसिडेंशियल यूनिट का मतलब क्या होता है, सारे बच्चे ध्यान दें। आप लोग को ये देखना है कि क्या रेसिडेंशियल, आर आर स्टैंड फॉर रेसिडेंशियल, ठीक है? रेसिडेंशियल एंड नॉन रेसिडेंशियल। अगर आपने रेसिडेंशियल रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिया है, रेसिडेंशियल कमर्शियल पर्पस के लिए दिया है, मतलब नॉन रेसिडेंशियल पर्पस, नॉन रेसिडेंशियल का मतलब होता है कमर्शियल, कमर्शियल पर्पस के लिए आपने कमर नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिया है, और आपने नॉन रेसिडेंशियल रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिया हुआ है, ठीक है? नाउ द क्वेश्चन इज, सर अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए देते हो, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए देते हो, जिसको हम बोलते हैं कमर्शियल। सर आप नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दे रहे हो और नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दे रहे हो, किसमें से कोई भी केस हो सकता है, राइट? टेक एन एग्जाम्पल नाउ, आपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिया हुआ है, नो जीएसटी, जीएसटी नहीं लगेगा, आपको 100% एग्जेम्पशन मिलेगा। बट अगर आपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिया हुआ है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिया है, तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा। इसका मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। यू माइट हैव सीन इन मुंबई, मैंने देखा है मुंबई में बहुत सारे रेसिडेंशियल प्रेमाइसेस ऐसे हैं जिसके ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस होते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस होता है। मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी के बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, सोसाइटी के अंदर। कोई कोई तो फर्स्ट फ्लोर पे ही अपना ऑफिस बना देता है, वैसे प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है बट दे आर हैविंग ऑफिस। बहुत सारे क्लिनिक भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में चलते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को गोडाउन बना के रखते हैं। हैव यू सीन दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन मुंबई? आपके आसपास में, इवन आपके सोसाइटी में भी क्या ऐसा देखा है आप लोगों ने? इफ इट इज यस, मेंशन यस यस, अगर आपने देखा है या नहीं देखा है। यस सर, देखा है। तो वही बात होती है जिसे हम बोलते हैं कि प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है बट वी आर गिविंग फॉर द नॉन रेसिडेंशियल पर्पस, इसका मतलब कमर्शियल पर्पस। तो कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ रेसिडेंशियल पर्पस के लिए देते हो, जीएसटी नहीं लगेगा। अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पस के लिए दे रहे हो, जीएसटी लगेगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पस के लिए दे रहे हो, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। एंड नॉन रेसिडेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नॉन रेसिडेंट है, यूज नहीं देखना है, प्रॉपर्टी नॉन रेसिडेंट है और रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दे रहे हो, तो भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा, ये ध्यान। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी पे तो जीएसटी लगता ही लगता है, बट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे जीएसटी तब लगेगा व्हेन इट इज यूज्ड फॉर अ नॉन रेसिडेंट पर्पस। चलो नाउ सर हम लोग आएंगे अभी रूल्स के ऊपर। देखो उसने रूल्स में क्या बोला हुआ, उन्होंने रूल्स में बोला हुआ है कि सर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आप रेसिडेंशियल कर दे रहे हो, नो जीएसटी। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दे रहे हो, नो जीएसटी लगेगा। नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दे रहे हो, जीएसटी लगेगा। एंड नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दे रहे हो, तो जीएसटी लगेगा। एनीबडी हैज एनी डाउट इन दिस? इफ एनीबडी हैज एनी डाउट इन दिस, लेट। फिर उसमें 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं सबसे पहले बात करूंगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। किसकी बात करूंगा? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। आपको पता है बेटा, रेलवेज, जो पर्सन्स रेलवेज में जॉब करते हैं उनको गवर्नमेंट क्वार्टर्स देती है, जिसको हम बोलते हैं रेलवेज क्वार्टर। आपको पता है रेलवेज के क्वार्टर, रेलवेज एम्प्लॉयज के क्वार्टर्स होते हैं? हाँ सर याद है, रेलवेज एम्प्लॉय के क्वार्टर्स होते हैं। अभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रेलवेज एम्प्लॉय, रेलवे के एम्प्लॉयज को रेसिडेंशियल हाउसेज देते,
रेसिडेंशियल हाउसेस देते हैं और उनसे मंथली चार्जेस भी लेते हैं, लाइसेंस फीस चार्ज किया जाता है। वो बात अलग है कि उनसे चार्जेस काफी कम अमाउंट चार्ज किया जाता है, पर उन्होंने रेसिडेंशियल हाउस दिए, वो भी एम्प्लॉय को दिए, वो भी रहने के लिए दिए, और वो भी रेंट भी चार्ज किया। रेंट चार्ज किया, यस, जीएसटी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हम रेसिडेंशियल यूज के लिए थे। सर समझ में आ गया? तो इसमें सबसे पहला क्या है, अगर कोई भी गवर्नमेंट क्वार्टर्स अपने एम्प्लॉय को रेंट पे दे रहा है, तो हम यहाँ पे जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। पॉइंट नंबर 1। वैसे ही वैसे ही आरबीआई के जो एम्प्लॉयज होते हैं, आरबीआई भी क्या होता है, आरबीआई के एम्प्लॉयज के क्वार्टर्स होते हैं। आरबीआई के एम्प्लॉयज के क्वार्टर, एक बच्चे ने बोला सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और कोई एग्जांपल दे सकते हो? महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बेटा इनके भी क्या होते हैं, इनके भी क्वार्टर्स होते हैं। जो महाराष्ट्र एमएससीबी में जॉब करते हैं उनके अलग से क्वार्टर्स होते हैं, जहां पे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लोग अपने एम्प्लॉयज को क्वार्टर्स रहने के लिए देते हैं, और ये एम्प्लॉयज उस क्वार्टर में रहते हैं और मंथली जो चार्जेस होता है वो पे करते हैं। क्वार्टर्स इज फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, यस। यूज बाय एम्प्लॉय फॉर कमर रेसिडेंशियल पर्पस, यस, नो जीएस। ठीक है। अगर आरबीआई ने अपने एम्प्लॉय को कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दी, वो भी रेंट पे दी, तो ऐसे केस में इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय आरबीआई इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। Anybody having any doubt? If anybody has having any doubt, please let me। किसी को अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज पूछो। तो ये 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान देना। उसने पॉइंट, बेटा देखो जो मैंने नीचे 4 पॉइंट बताया ना, उन्होंने इसको बस पैराग्राफ में करके रखा हुआ है। सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज ऑफ रेसिडेंशियल इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ठीक है। नाउ एंट्री नंबर 14। एंट्री नंबर 14 क्या होता है? बेटा एंट्री नंबर 14 आपने देखा होगा कि जब भी कभी कभी हम अपने फैमिली के साथ नेटिव प्लेस पे जाते हैं, पर्सनल व्हीकल से जाते हैं, नेटिव प्लेस इज अप्रोक्सीमेटली लेट अस अज्यूम 30 आवर्स लगता है। हाउ मेनी आवर्स? 30 आवर्स। ये हम कहीं पिकनिक जा रहे हैं, किसी अदर स्टेट में जा रहे हैं, एंड वी गो विद द फैमिली। बीच में इवनिंग में हम लोग बीच में होटल्स पे रुकते हैं, यस, होटल में रुकते हैं। मुझे बताओ बेटा, होटल में जब आप रुकते हो, क्या 1 महीना रुकते हो, 2 महीना रुकते हो, या पर डे रुकते हो, 1 वीक रुकते हो, कैसे? मतलब रेंट पे जाते हो, होटल रूम रेंट पे लेते हो, यस। तो रेंट पर डे बेसिस पे लेते हो, या वीकली लेते हो, या मंथली लेते हो? वेटिंग फ्रॉम एवरीवन, एवरीबडी शुड रिस्पॉन्ड, एवरीबडी शुड रिस्पॉन्ड। सर डेली बेसिस पे लेते हैं, ठीक है, चलेगा, डेली बेसिस पे लेते हैं, ठीक है। अब एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, चलो मान के चलो मेरा एक स्टूडेंट है मिस्टर मयूरेश। मैं जा रहा था गांव में घूमने, एंड आई एम बेसिकली बिलोंग फ्रॉम कोंकण। ठीक है। एक मयूरेश होटल करके था, वो हमारे बच्चे का होटल था, उसका नाम मयूरेश था, यू पीपल नोज हिम वेरी वेरी वेल। मैं जा रहा था अपने फैमिली के साथ, पता नहीं लेट इवनिंग हो गया था, एटमॉस्फेयर भी अच्छा नहीं था, तो मैंने सोचा चलो मयूरेश होटल एक बड़ा सा होटल दिख रहा है, तो क्यों ना हम उस होटल में जाके एक दिन के लिए स्टे कर ले। मैं गया होटल में, होटल में जाने के बाद पता चला अरे तो मयूरेश का होटल है। ठीक है। हमारा रूल क्या बोलता है? हमारा रूल एंट्री नंबर 14 बोलता है कि सर अगर आप किसी होटल में जाते हो, अगर आप किसी इन में जाते हो, गेस्ट हाउस में जाते हो, क्लब हाउस बोलो, कैंप साइट बोलो, फॉर रेसिडेंशियल यूज, या लॉजिंग पर्पस के लिए बोलो, लॉजिंग और बोर्डिंग पर्पस के लिए बोलो, अगर उसका रेंट 1000 रुपया से कम या 1000 रुपया रहेगा तो जीएसटी नहीं लगेगा पर डे का। इसका मतलब सर आप होटल गए, ठीक है, आपने रेंट पे किया, सर वो भी समझा, आपने रेंट पे किया, जस्ट वेट, सर आपने रेंट पे किया, वो भी समझा। अभी ये 2 कैटेगरीज है, क्या आपका जो रेंट है वो 1000 रुपया या 1000 रुपये से इक्वल है, या आपका रेंट 1000 रुपये से ज्यादा है? अगर आपका रेंट 1000 रुपया या 1000 रुपये से कम है तो जीएसटी नहीं लगेगा, और अगर आपका रेंट 1000 रुपये से कम, 1000 रुपये से ज्यादा है तो जीएसटी लगेगा। मेरी बात समझी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी होटल्स में जाते हो, पर डे का चार्जेस 1000 रुपया या उससे कम होगा तो जीएसटी चार्ज नहीं होगा। पॉइंट नंबर, पॉइंट नंबर टू, अगर आपका रेंट 1000 रुपए से ज्यादा है तो जीएसटी लगेगा। अभी मेरी बात आराम से सुनो, मेरी बात आराम से सुनो। अभी मैं गया और इस 1000 रुपए को हम लोग बोलते हैं टैरिफ वैल्यू। क्या बोलते हैं? टैरिफ। टैरिफ वैल्यू क्या होता है? ये एक फिक्स्ड रेट होता है जो हर एक होटल में जब आप जाओगे तो इंक्वायरी काउंटर के सामने एक बोर्ड लगा होता है, उसमें ऐसा लिखा रहता है कि सिंगल रूम का 1200 रुपया, डबल रूम का 2400, सिंगल एसी रूम 2000 रुपीज, डबल एसी रूम 4000 रुपीज। ये ऑलरेडी रेट बोर्ड पे लिखे होते हैं। ठीक है सर, हम हमें आपकी एक बात समझ में आ गई कि आप किसी होटल में जाते हो, लॉजिंग में जाते हो, बोर्डिंग में जाते हो, इन में जाते हो, ठीक है, कैंप साइट में जाते हो, और पर डे का रेंट 1000 रुपया उससे कम है तो जीएसटी नहीं लगता। सर हमें बात समझ में आ, 1000 रुपये से ज्यादा रहेगा तो जीएसटी लगेगा, हमें बात समझ में आ, ठीक है, ये ध्यान दे। ठीक है सर, समझ में आ गया, अच्छी बात है। अभी सर हमें एक बात बताओ, मैं मयूरेश के होटल में गया तो मयूरेश के होटल में इंक्वायरी काउंटर पे पता चला मयूरेश सामने था। मैंने बोला अरे सर आ जाओ, वी आर वेरी हैप्पी, आपको देखकर अच्छा लगा, कैसे हो? मैंने बोला ठीक है, मैं तो होटल में आना हूँ, मेरे गाँव जा रहा था नेटिव प्लेस पे, तो आपका होटल दिखा आ गया एंड फॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट ही निकले आप। तो मयूरेश को पूछा कि वन रूम का रेट क्या चल रहा है, वन सिंगल रूम का रेट। तो मयूरेश ने बोला सर क्या अभी बात कर रहे हो, आपसे क्या पैसे की बात करनी है, कि मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मयूरेश नाराज हो जाएगा, सर बिजनेस में भी क्या, बिजनेस में हम रिलेशंस में बिलीव नहीं करते, दिस इज अ करेक्ट आंसर, एक्चुअली एवरी बिजनेस पीपल शुड आंसर। बट तो भी मयूरेश है, उसने जीएसटी पढ़ा हुआ है हम लोगों से, ही वॉज वेरी हैप्पी ऑल्सो। चलो ठीक है। मयूरेश नालायक बोलता है कि सर फ्री है आपके, बट बेटा मैं भी वसूल से बंधा हुआ हूँ, जो रूल है वो रूल है। मैं मयूरेश के पास गया, मयूरेश को बोला अरे मुझे, मेरे फैमिली है तो एक रूम चाहिए। तो मयूरेश ने बोला सर वी आर वेरी लकी टू हैव इन माय होटल, ऐसी अपॉर्चुनिटी हर बच्चे को अपने टीचर्स के लिए नहीं मिलती है, तो आपके लिए रूम फ्री कर। नालायक ने मैसेज में लिखा है, वो बात अलग है। मैंने बोला नहीं नहीं यार, फ्री का है तो मैं काम करता हूँ, मैं निकलता हूँ और कोई और होटल देखता हूँ। मरीश ने बोला सर आप मजाक कर रहे हो, आप नाराज कर रहे हो, आपने हमें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। ऐसा मैं एजम्पशन ले रहा हूँ, शिकायत आपने कभी की नहीं, वो बात अलग है। और हम आपको, चलो ठीक है सर कोई बात नहीं, आपको जो देना है दे देना। मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं, आपका रेट क्या चल रहा है? उसने बोला सर हमारा एक रूम का रेट चल रहा है 1200 रुपीज, लिसन वेरी केयरफुल। मैंने बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, बुक कर दो। पर मयूरेश ने बोला नहीं सर, मैं आपसे 1200 रुपीज नहीं लूंगा। आप, ठीक है मैं मानता हूँ आपकी वर्ड्स की, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, वो बात अलग है, हम आपकी बात नहीं सुनते, दैट इज डिफरेंट थिंग। आपका मतलब रिस्पेक्ट रख के मैं आपसे ना 200 रुपये लूंगा बस। मैंने बोला नहीं यार फिर छोड़ दे, नहीं मैं जा रहा हूँ। तो हम दोनों का बात डन हुआ, टेक एन एग्जाम्पल 900। मैंने बोला ठीक है, तू भी नाराज नहीं हो, मुझे भी अच्छा नहीं लगे कि मैंने अपने बच्चे के लॉस किया। 900 रुपीज में हमने सेटल कर दिया। अभी मैंने मयूरेश को रेंट पे किया 900 रुपीज, लेट मी नो क्या जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? लेट मी नो जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? वेटिंग फॉर एवरी वन रिस्पॉन्स। मैं मान के चल रहा हूं आपको मेरा कंसेप्ट समझा करके। रेंट रेट क्या चल रहा है? 1200। And how much he charged from me? He charged me from only 900 rupees. So I just want to know from your side whether GST will be applicable or not. No GST. Very good. चलो एक बच्चे ने बोला सर नो जीएसटी, वेरी नाइस। आगे आगे फटाफट बताते चलो, फटाफट बताते चलो, रिस्पॉन्सेज मिलना चाहिए। जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? मैंने पहले ही बोला अगर 1000 रुपये या 1000 रुपये से कम रहेगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। सारे के सारे बच्चे नालायक। बेटा जीएसटी लगेगा, क्योंकि डिक्लेयर्ड टैरिफ कितना था सर? डिक्लेयर्ड टैरिफ था 1200 रुपया। प्लीज ध्यान देना है। वो मुझे फ्री में देता तो नो जीएसटी, फ्री में देता तो नो जीएसटी, बट उसने मुझसे पैसे चार्ज किए हुए हैं। बेटा फ्री की सर्विस पे जीएसटी नहीं लगता है, सबसे पहले दिमाग में डाल के रखो। पॉइंट नंबर 1, उसने मुझसे पैसे लिए हुए हैं, उसने मुझसे पैसे 900 रुपए लिए, 900 क्या 200 भी लेता, 100 भी लगता तो भी जीएसटी लगता। क्यों? क्योंकि डिक्लेयर टैरिफ 1200 रुपए। पॉइंट नंबर 1।
ठीक है। पॉइंट नंबर 2, चलो मान के चलो कि सर उसका रेंट था 900 रुपए, या रेंट था 900 रुपए, उसने मुझसे लिया 700 रुपीज। मुझे बताओ क्या जीएसटी लगेगा? क्या जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि डिक्लेयर टैरिफ इज लेस देन 1000। ये बात ध्यान देना, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 सर ये समझ में आ गया कि अगर मेरा डिक्लेयर टैरिफ 1000 रुपए से ज्यादा है और आपको कोई ऑफर में कम प्राइस पे दे रहा है, डिक्लेयर टैरिफ वैल्यू 1000 रुपए से ज्यादा है और आपको ऑफर में कम प्राइस पे दे रहा है विच इज लेस देन 1000, still GST is applicable because declared tariff is more than 1000. Point number 1. Point number 2, if the declared tariff is 900 and they are giving you offer which is still less than 900, whether GST is applicable? No, GST is not applicable because my tariff value is 900 or 900 equal to 900 which is less than 1000. सर समझ में आ गया? अभी सर सेकंड केस में तो जीएसटी नहीं आएगा। अभी मुझे एक बात और पूछना है कि मयूरेश ने मुझे बोला सर मयूरेश ने बोला सर 1200 रुपए था, आप मुझे 900 रुपए दे देना, ठीक है। मुझे बताओ क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा? 1200 रुपए की जगह पर वो 900 रुपए ले रहा है, वेदर जीएसटी एप्लीकेबल होगा? बेटा बोलिए जल्दी। यस होगा। माई क्वेश्चन इज कितने अमाउंट पे होगा? 900 पे होगा या डिक्लेयर टैरिफ पे होगा? ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रैक्टिकल में जब आपको जीएसटी का कैलकुलेशन करने के लिए बोलेंगे तो यू शुड नो ऑन विच अमाउंट यू आर गोइंग टू पे द जीएसटी। अरे बोलो बच्चों, लगेगा नहीं लगेगा? और लगेगा तो कितने अमाउंट पे लगेगा? मयूरेश ने बहुत ध्यान से बातें सुनी है, क्योंकि इनको पहली बार लगा है सर होटल में और अच्छा नहीं लगता है करके, बातें बहुत ध्यान से सुनी। यस एग्जैक्टली, ऑल आर करेक्ट सर। जीएसटी हम लोग 900 पे चार्ज करेंगे, ना कि 1200 पे चार्ज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो सर अपना ये कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। तो मैंने आप लोगों को दो बातें बताई और हम लोगों ने टाइप 2 खत्म कर दिया रेसिडेंशियल यूनिट का। रेसिडेंशियल यूनिट में क्या दिया हुआ है? रेसिडेंशियल यूनिट में दिया हुआ है कि सर अगर आप कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए देते हो तो नो जीएसटी। अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नॉन रेसिडेंशियल के लिए जीएसटी चार्ज होगा। नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल के लिए देते हो जीएसटी चार्ज होगा। नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नॉन रेसिडेंशियल के लिए देते हो जीएसटी चार्ज होगा। पॉइंट नंबर 1, दैट इज व्हाट वी हैव डन। दूसरी बात हमने क्या की सर? दूसरी बात की, अगर आप किसी होटल में जाते हो, कैंप साइट में जाते हो, गेस्ट हाउस में जाते हो, क्लब में रुकते हो, कोई भी बात, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, अगर उसका रेंट 1000 रुपया उससे कम होगा, 1000 रुपया उससे कम होगा, नो जीएसटी। बट अगर कोई रेंट 1000 रुपए से ज्यादा होगा और आपको ऑफर में 1000 रुपए से कम देना पड़े, स्टिल जीएसटी विल बी एप्लीकेबल बिकॉज टैरिफ वैल्यू इज मोर देन 1000। दैट्स इट। अभी मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, प्लीज ध्यान देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये ध्यान देना है। हाँ सर, इसमें और एक बात है, चलो टेक एन एग्जाम्पल। और एक बात है, मैं गया था होटल में जाने के बाद मैंने पूछा होटल का रेंट कितना है। उसने बोला सर होटल का रेंट 900 रुपया है। रेंट रेंट 900 रुपया प्लस अदर सर्विसेज मिलाकर, सर्विसेज मिला के सर 200 रुपया सर्विस का एक्स्ट्रा रहेगा। अदर एमिनिटीज जो बोलते हैं उसको, अदर एमिनिटीज, 1100 रुपया आपका क्या होगा? रेंट होगा। सर रेंट 900 रुपया है, सर्विसेज 200 रुपया है। बेटा होटल वाला जो मुझे बिल बना के देगा वो 900 का नहीं बनाएगा, 1000 रुपए का इनवॉइस बना, 1100 का इनवॉइस बना के देगा। तो जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। सो वी हैव टू सी हाउ मच अमाउंट ही इज गोइंग टू चार्ज। इवन दो रेंट इज 900 रुपीज से कम है, बट अदर एम्यूनिटीज का वो 200 रुपए ले रहा है, टोटल वो 1100 रुपए ले रहा है, जीएसटी विल बी बात कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके तकलीफ होगा, ठीक है। हाँ, अभी देखो बेटा इसने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। चलो मैं थोड़ा इसको, आप लोगों को भी पूछना पड़ेगा क्या है क्या नहीं सिचुएशन। तो पता चला मैं सिर्फ पढ़ाते जा रहा हूँ, मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। हम्म, चलो ठीक है। ठीक है चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ सर, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? यस और
whether GST will be applicable or whether GST will not be applicable. जल्दी जल्दी बताओ, GST applicable होगा या नहीं होगा? सारे बच्चे आंसर बताएं। सर GST applicable होगा because it is in commercial property. Very good. Licensing of commercial building with facility like parking, lift, AC, furniture, commercial property applicable होगा. Very good. Rent earned from an inning, rent earn किया मैंने कहाँ से? होटल से। 2 लाख रुपया बेटा मैंने पैसा कमाया है, उसका डिक्लेयर टैरिफ 800 रुपए, जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? मतलब कंपनी होटल वाला क्या करता है, 800 रुपए पर पैसेंजर से चार्ज करता है, ऐसे 2 लाख रुपए उसने कमाए, नो जीएसटी। वेरी गुड, क्योंकि सर मेरा डिक्लेयर टैरिफ 800 रुपए, तो 2 लाख के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। रेंट अर्न फ्रॉम अनदर इन दैट इज 2 लाख रुपीज, डिक्लेयर टैरिफ 1100 रुपए। डिक्लेयर टैरिफ 1100, सुनो अच्छे से, जल्दबाजी में आंसर मत दो, पहले एप्लीकेबल बता दी। 1100 रुपए है, बट एक्चुअल रेंट कितना चार्ज कर रहा है? 800 रुपए। मुझे बताओ जीएसटी लगेगा क्या? सोच के बताना। सर लगेगा, क्योंकि डिक्लेयर टैरिफ 1100 रुपए। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल के लिए दे रहा हूँ, जीएसटी लगेगा? जल्दी, नो जीएसटी। वेरी वेरी गुड। सो रेंटिंग ऑफ नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग फॉर यूज ऑफ रेसिडेंस, सर एनआर को मैं आर कर रहा हूँ, नॉन रेसिडेंस को रेसिडेंस कर रहा हूँ, जीएसटी लगेगा? सॉरी बेटा, आई एम नॉट कीपिंग वेल ऑल्सो, सो प्लीज मेरे को थोड़ा बेयर करो बस। ठीक है, नॉन रेसिडेंशियल अगर रेसिडेंशियल के लिए दे रहा हूँ तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा। रेसिडेंशियल में कमर्शियल के लिए दे रहा हूँ, जीएसटी एप्लीकेबल होगा? यस और नो, सिर्फ ए लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है। रेंटिंग ऑफ लैंड फॉर सर्कस, सर सर्कस कमर्शियल है, जीएसटी लगेगा? जीएसटी लगेगा। परमिटिंग प्लेसमेंट ऑफ वेंडिंग मशीन एट प्रीमाइसिस, वेंडिंग मशीन बिजनेस, बेटा बिजनेस प्रीमाइसिस में वेंडिंग मशीन लगाएगा, जीएसटी लगेगा। मोबाइल टावर, बेटा आपकी सोसाइटी में देखो ऊपर बिल्डिंग के ऊपर मोबाइल टावर लगा रहता है, लगा रहता है नहीं लगा रहता है? यस, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज आर यूजिंग फॉर कमर्शियल पर्पसेस, जीएसटी एप्लीकेबल है क्या? अरे बोलो यस और नो। यस एप्लीकेबल है, ये ध्यान। तो बाकी का एग्जाम्पल आप लोग खुद सॉल्व कर लेना, मुझे नहीं लगता आप लोगों को प्रॉब्लम होगा करके, मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए करके। चलो ठीक है, अभी आ गया तो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको भी समझेगा क्या है क्या नहीं कर। कमर्शियल प्रॉपर्टी गिवन ऑन रेंट, जीएसटी लगेगा? यस लगेगा। A vacant plot of land given on land for animal husbandry, a vacant plot of land given for animal husbandry, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। नाला, एग्रीकल्चर इज नॉट एन कमर्शियल एक्टिविटी, प्लीज ध्यान दो, ध्यान देना है। जीएसटी नहीं लगेगा। हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई एक्टिविटी किया है क्या? नहीं किया हुआ, इसके लिए आपका आंसर गलत है। इसके बाद हम लोग आज एग्रीकल्चर से तो रिलेटेड सर्विसेज नहीं करेंगे, मे बी नेक्स्ट टाइम हम डेफिनेटली करेंगे, मे बी कल करेंगे। अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी या लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दिया है तो जीएसटी नहीं होगा। अगर वो हॉर्स से रिलेटेड सर्विसेज होगा तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा, बिकॉज एग्रीकल्चर में हॉर्स नहीं आता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा हमारे लॉ में दिया हुआ है, जीएसटी लॉ में दिया हुआ है। Residential building is given on rent to a departmental store for placing and vending machine, applicable. उसके बाद है टेरेस ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग गिवन और रेंट टू एयरटेल फॉर इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन टावर, आएगा सर, वेरी वेरी गुड। रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंटरटेनमेंट इवेंट ऑन टेम्पररी बेसिस, बिल्डिंग में उसको मैंने क्या दिया? प्रीमाइसिस दिया, जहां पे वो इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, जीएसटी लगेगा? बोलो बेटा बोलो, जीएसटी लगेगा? लगेगा। अब देखो पूरा का पूरा आंसर शायद वही रहे। देखो लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा लगेगा लगेगा, यू ऑल आर करेक्ट। इसका मतलब बेटा आप लोगों को सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई। सर ये नीचे वाला क्या है बेटा? वो नीचे वाला हम लोग सेक्शन 15 जब पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है। एज ऑफ नाउ मैं अभी इसमें कुछ भी डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज जीएसटी इज अ वेरी न्यू सब्जेक्ट फॉर यू एंड आई डोंट वांट टू टेक एनी चांस दैट यू विल गेट कंफ्यूज, नहीं लेना है मुझे, ये भी ध्यान देना है। तो सर हम लोगों ने रेसिडेंशियल यूनिट पूरा कर लिया, यस। अभी हम जाएंगे आगे। बेटा मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट सर्विसेज से, थर्ड सर्विसेज। लिखो फटाफट थर्ड सर्विस, और जब भी आप रिवाइज करोगे इसी सीक्वेंस में रिवाइज करना, इसी सीक्वेंस में रिवाइज करना, तो आपके लिए थोड़ा इजी जाएगा।
ठीक है सर। सर रिलीजियस एक्टिविटी क्या होता है? सर रिलीजियस एक्टिविटी क्या होता है? सर रिलीजियस एक्टिविटी वो एक्टिविटी सर्विसेज होती है, सर्विसेज होती है जो रिलेटेड टू डेथ, रिलेटेड टू डेथ या मैरिजेस, मैरिजेस और बर्थ से रिलेटेड होती है। आपने देखा रहेगा बेटा हमारे घर में, मतलब अगर शादी होती है, मैरिजेस होती है, तो हम ब्राह्मण को बुलाते हैं, मंत्र पढ़, पंडित को बुलाते हैं जो मंत्र पढ़ता है। यस। अगर कोई बच्चे का पहला जन्मदिन है तो हम बच्चे की पूजा कराते हैं भगवान, मतलब पंडित से। यस। ये क्या है? रिलीजियस एक्टिविटी। अगर आपने देखा रहेगा किसी के घर में डेथ होती है तो नॉर्मली हमारे रिलीजियस में जो परफॉर्म करना रहता है, जो भी एक्टिविटी वो हम परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण। होता है नहीं होता है? होता है। दीज ऑल आर कॉल्ड एज अ रिलीजियस एक्टिविटी। तो कोई भी सर्विसेज रिलेटेड टू डेथ, रिलेटेड टू मैरिजेस, रिलेटेड टू बर्थ होगी, नो जीएसटी विल बी चार्ज। नाउ यहाँ पे एक ही एंट्री है, एंट्री नंबर 13। एंट्री नंबर 13 क्या बोलता है? बहुत ध्यान से सुनना है बेटा, कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाएंगे अगर ध्यान से नहीं सुनते। कोई भी सर्विसेज अगर आपको पर्सन देता है, सर्विसेज बाय वे ऑफ पर्सन टू कंडक्ट एनी रिलीजियस सेरेमनी, मैं बात कर रहा हूँ पंडित की। मुझे बताओ बेटा, क्या हम ब्राह्मण को बुलाते हैं पूजा करने के लिए? यस सर। क्या उसको हम लोग कुछ पैसे देते हैं? यस सर। हम दक्षिणा करके उसको बोलते हैं, हम लोग दक्षिणा देते हैं। वो दक्षिणा भले 5,000 हो, 10,000 हो, 1,00,000 रुपया हो या 101 रुपया हो, नो जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, ध्यान दें। तो जीएसटी चार्ज नहीं होगा। सो कोई भी पैसा अगर आप किसी ब्राह्मण को देते हो पूजा कराने के लिए, तो जब पूजा होने के बाद जो पैसे उसको दोगे उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मेरी बात आराम से सुनना, आप मेरी बात आराम से सुनना है। सर लेट अस एज्यूम, आपने देखा होगा जब आप किसी मंदिर में जाते हो, मंदिर में जाते हो, मैं मंदिर बोलो जो भी है, रिलीजियस प्लेस में, चर्च में जाते हो, आई एम नॉट स्पेसिफिक टू मंदिर ओनली, किसी मंदिर या चर्च में जाते हो या गुरुद्वारा में जाते हो, तो आपने देखा रहेगा हर एक मंदिर का एक बाउंड्री होता है, हर एक रिलीजियस प्लेस का एक बाउंड्री होता है। उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसेंस। प्रेसेंस का मतलब होता है बाउंड्री। ये बाउंड्री के अंदर मंदिर होता है, बरोबर है? यस सर। मतलब ये पूरा बाउंड्री मंदिर का होता है, और यहाँ पे एक छोटा सा क्या होता है, मंदिर बना होता है। ये बड़े से बाउंड्री में एक छोटा सा मंदिर बना होता है जहाँ पे भगवान होते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, दर्शन के लिए लाइन से एकदम, पता नहीं उस टाइम पे मंदिर में जाने के बाद पता नहीं हम इतने इतने ज्यादा चेंज हो जाते हैं, गॉड ओनली, एकदम संस्कारी बच्चे बन जाते हैं, एकदम शांति से जाते हैं, दर्शन लेते हैं। यस। आपने देखा रहेगा बेटा, बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं उस मंदिर में धर्मशाला होती है, पता है आपको? जो रूम्स रेंट पे दिए जाते हैं लोगों को, जो दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे शिरडी एंड सिंगापुर, शिरडी की बात करूं मैं, तो शिरडी ट्रस्ट भी क्या करते हैं, लोगों को रहने के लिए रूम्स देते हैं। यस और नो? अरे मेरी बात समझी या नहीं समझी? आपको पता है बेटा, शिरडी संस्था भी लोगों को रहने के लिए रूम देती है। मुझे बताओ, क्या आपको लगता है, मैं एक शिरडी इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज वेरी, हमारे हिंदू में नॉर्मली इसको बड़ा एक प्लेस माना जाता है। इवन कोई भी जगह पर जाओ, कोई भी जगह पर जाते हो, तो आप देखो हर मंदिर वाले भक्त के लिए ना कुछ एक प्रीमाइसिस बना के रखते हैं जहाँ पे भक्त लोग रहे, वहां पे उस दिन और नेक्स्ट डे पे दर्शन लेके चले जाए, जो दूर दूर से लोग आते हैं। ठीक है। अभी जैसे मैंने बोला कि हर एक मंदिर में अगर छोटे छोटे कमरे बने हुए, छोटे छोटे रूम्स है, नॉर्मली बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं सोसाइटी के अंदर, मंदिर के अंदर भी, मैं छोटे छोटे रूम्स मान के चल रहा हूँ। अगर ये रूम्स के जो रेंट है, रूम्स के रेंट 1,000 रुपए या 1,000 रुपए से कम होंगे, लिसन व्हाट आई एम सेइंग, नॉट 1,000 रुपए से कम, लेस देन 1,000, 1,000 रुपया नहीं, लेस देन 1,000 रहेगा तो जीएसटी लगेगा। लेस देन 1,000 रुपीज रहेगा, नो जीएसटी। लेस देन 1,000 रुपीज रहेगा, नो जीएसटी। बात समझा या नहीं समझा? इसका मतलब अगर मान लो ये रूम, वैसे एनीवे रूम्स के रेंट इतने ज्यादा नहीं होते, 500 रुपए, 300 रुपीज, 600 रुपीज, 800 रुपीज, इतना ही नॉमिनल होता है, उससे ज्यादा नहीं। बट ये जो कमरे हैं, जो धर्मशाला में रूम्स होते हैं, वो मंदिर के बाउंड्री के अंदर होने चाहिए, पहली बात।
आपने ये भी देखा रहेगा, बहुत सारे लोग अपने मैरिजेस का जो फंक्शन होता है या शादी का जो प्लेस होता है वो मंदिर रखते हैं, मंदिर में शादी करते हैं, फंक्शन भी मंदिर के प्रीमाइस में रखते हैं। मुझे बताओ, जब वो मंदिर में शादी का शादी ऑर्गेनाइज करेगा, तो बट ऑब्वियस है सर, पूरे मंदिर के प्रीमाइसिस को रेंट पे लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? यस। फिर बाद में उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप कोई भी मंदिर का प्रीमाइसिस पूरा रेंट पे लेते हो और पूरे प्रीमाइसिस का रेंट 10,000 रुपए से कम है तो नो जीएसटी, लेस देन 10,000 रुपीज नो जीएसटी, लेस देन 10,000 रुपीज रहेगा तो नो जीएसटी। मेरी बात समझी या नहीं समझी? यस, आस्किंग एवरीवन, मेरी बात समझी या नहीं समझी? समझा? यस सर। तो अगर आप कोई रूम लेते हो और चार्जेस 1,000 से कम है, ठीक है, अगर आपने पूरा मंदिर हायर किया, चार्जेस 10,000 से कम कम है पर डे, पर डे, और ये 1,000 रुपए भी पर डे, ठीक है। कभी कभी आपने देखा रहेगा मंदिर में दुकानें होती है, दुकानें, शॉप्स होती है, शॉप्स। यस सर, याद है। ये शॉप्स जो होती है मंदिर के ट्रस्ट वाले रेंट पे देते हैं। किस पे देते हैं? रेंट पे। अगर अगर ये शॉप का रेंट अगर ये शॉप का रेंट 10,000 से कम हो, लेस देन 10,000, नो जीएसटी। सर समझ में आ गया हमें? एक बार आप ये कहना चाहते हो कि सर, अगर हम लोग कोई रूम्स लेते हैं और उस रूम जो भक्तों के लिए होता है, जो लोग आते हैं दूर दूर से भगवान के दर्शन के लिए, रात को वहां पे रहते हैं, और उसका रेंट अगर 1,000 रुपया उससे ज्यादा होगा, 1,000 या उससे ज्यादा, जीएसटी लगे, ठीक है। अगर आपने पूरा मंदिर का बाउंड्री, पूरा मंदिर बुक करवा लिया, ले देख एन एग्जाम्पल, शादी का फंक्शन है घर पे, और आप शादी का फंक्शन एक मंदिर में ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, बहुत ज्यादा मेहमान आने वाले हैं, और उस शादी के मतलब पूरे मंदिर का जो रेंट है 10,000 रुपया उससे ज्यादा है, जीएसटी लगेगा। सर आपने रेसिडेंशियल दुकान ली है मंदिर की प्रीमाइसिस के अंदर, जिसका रेंट 10,000 रुपए से ज्यादा है, 10,000 या उससे ज्यादा है, 10,000 या उससे ज्यादा है, जीएसटी लगेगा। 10,000 या उससे ज्यादा है, जीएसटी लगेगा। दैट्स इट। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अभी मैं जा रहा हूँ प्रोविजंस में, ठीक है, ध्यान देना। अभी यहाँ पे ध्यान देंगे सारे के सारे बच्चे, होपिंग आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज, सर अगर आपने कोई भी सर्विसेज अगर ऐसे पर्सन से कराई है जो रिलीजियस सेरेमनी से रिलेटेड है, वैसे पंडित से मैंने कोई सर्विस ली, ब्राह्मण से ली, पैसे दिए, नो जीएसटी। अगर आपने कोई प्रीमाइसिस, प्लीज ध्यान दो, प्रिसिंट का मतलब होता है प्रीमाइसिस, रेंटिंग ऑफ प्रिसिंट्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, जो भी है, मीन फॉर जनरल पब्लिक, जो जनरल पब्लिक के लिए वो, एंड ओन्ड एंड मैनेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर चैरिटेबल ट्रस्ट, जीएसटी नहीं लगेगा। अभी जीएसटी कब लगेगी? जीएसटी कब लगेगा? सर अगर आपने मंदिर के अंदर कोई रूम लिया जिसका रेंट 1,000 रुपया उससे ज्यादा है, 1,000 रुपया या उससे ज्यादा है, एक बार पढ़ लो बेटा, एक बार। अगर आपने कोई रेंट पे रूम लिया हुआ है जिसका रेंट 1,000 रुपया या ज्यादा है पर डे, जीएसटी लगेगा। 1,000 रुपए से कम है सर, 999 है, नो जीएसटी। सर अगर आपने प्रीमाइसिस बोला है, पूरा मंदिर, हाँ मंदिर का प्रीमाइसिस पूरा हायर किया हुआ है, या कम्युनिटी हॉल हायर किया है, या कल्याण मंडपन, कल्याण आएगा बेटा यहाँ पे, कल्याण, इस कल्याण मंडपन, Kalyan Mandapan, it's a, I guess it's you normally use the term used in South Indian words. I don't know exactly, but उनके लैंग्वेज में कल्याण मंडपन करके बोलते हैं, जिसको वेडिंग हॉल करके बोलते हैं या ओपन एरिया करके बोलते हैं, जहाँ पे चार्जेस 10,000 रुपया या मोर होगा पर डे, जीएसटी लगेगा। सर अगर आपने कोई भी रेसिडेंशियल रूम मंदिर के अंदर ली जिसका रेंट 1,000 रुपए से कम है, नो जीएसटी, 1,000 रुपया से ज्यादा है, जीएसटी लगेगा पूरा। मंदिर का प्रीमाइसिस दिया पर डे, उसका रेंट अगर आप 10,000 उससे ज्यादा दे रहे हो तो जीएसटी लगेगा। अगर आपने कोई शॉप ली है
या अदर प्लेस बिजनेस के लिए लिया हुआ है, कमर्शियल यूज के लिए लिया है, जिसका चार्जेस पर डे आप 10,000 या उससे ज्यादा देते हो। सर शॉप तो समझा, अदर स्पेस क्या है? बेटा मंदिर के अंदर पार्किंग प्लेस होता है, पार्किंग प्लेस होता है। मैंने क्या किया, मंदिर से एक बड़ा सा जगह पार्किंग प्लेस लिया। मैंने सोचा चलो लोगों की गाड़ियां वहां पे पार्क करेंगे, उससे कुछ पैसे कमाएं। मंदिर वाले एंड अपने ट्रस्ट वाले ने बोला कि सर ये जगह है, इसका रेंट 11,000 रुपया है मंथ में। आपको पार्किंग में गाड़ियां मिलती है नहीं मिलती है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 11,000 रुपया आपको पर मंथ रेंट देना है। मैंने बोला कोई बात नहीं। उसने मुझसे रेंट 11,000 रुपया लिया, जो 10,000 रुपये से ज्यादा है, बट पर मंथ होना चाहिए, तो जीएसटी लगेगा, अदरवाइज जीएसटी नहीं लगेगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं? अगर बात समझ में आया है तो बता दो, तो हम लोग आगे बढ़े। नो डाउट तो वैसे बता। इज इट ओके? अभी देखो उसने नीचे क्या बोला है, इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन बाय चैरिटेबल ट्रस्ट लाइक मैरिज हॉल, कन्वोकेशन हॉल, रेंट हाउस फॉर पिलग्रिम, शॉप सिचुएटेड विद इन प्रीमाइसेस ऑफ रिलीजियस प्लेस लेट आउट ऑन रेंट, जीएसटी एग्जेम्प्ट कब होगा? जीएसटी एग्जेम्प्ट तब होगा जब रूम दिया है 1,000 रुपए से कम रेंट होगा। पूरा मंदिर का प्रीमाइसेस हायर किया है, एग्जेम्प्ट तब होगा जब रेंट 10,000 से कम होगा। आपने सर दुकान रेंट पे दी है, एग्जाम तब होगा जब पर मंथ उसका रेंट 10,000 से कम होगा। ये ध्यान दें। एंड बाद में उसने लास्ट पॉइंट, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने बोला है कि अगर सर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी रेंट पे देते हो जो मंदिर के अंदर सिचुएटेड नहीं होती, सर ये देखो ये मंदिर है, दिस इज मंदिर, दिस इज मंदिर, मंदिर के बाहर दुकान है जो मंदिर के अंदर नहीं होती, मंदिर को लगती, ये दुकान रेंट पे दी, इसका रेंट 1,000 भी रहेगा तो भी जीएसटी लगेगा, 800 भी पर मंथ रहेगा तो भी जीएसटी लगेगा। ये ध्यान दें। मंदिर के बाहर कोई रूम है, ट्रस्ट का रूम है, मंदिर के बाहर है, आपने उसने रेंट पे लिया, रेंट 1,000 रुपए से कम है, स्टिल जीएसटी विल बी स्टिल जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। इफ एनीबडी हैज एनी डाउट लेट। नहीं है तो हम लोग आगे, नहीं है तो हम लोग आगे। यस, जल्दी फास्ट। इज इट डन? अभी देखो ना, अभी बेटा एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जोहर चैरिटेबल ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 AA of Income Tax Act 1961, supplies the following services during the taxable period. Find the taxable supply or exempt supply from the following. सर इनकम फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग, सर मंदिर के अंदर मैंने माता की चौकी एंड अदर रिलीजियस फंक्शन, माता की चौकी एक छोटा सा प्रोग्राम था जो भगवान का था मंदिर के अंदर, ऐसे हर कोई रखता है, उनसे मैंने पैसे कमाए 18,12,000 रुपीज। अभी क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि उन्होंने जो प्रीमाइसिस पे रेंट लिया हुआ है, प्रीमाइसिस का रेंट वो 10,000 से कम या 10,000 के इक्वल, ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है। भगवान का प्लेस है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जीएसटी एप्लीकेबल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जस्ट टेकिंग योर व्यूज, दैट्स इट। आपके हिसाब से जीएसटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बोलिए यार बच्चों, ऐसा नहीं करें। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जीएसटी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान के प्लेस पे जीएसटी लगा रहे हो जब कोई कंडीशन ही नहीं दी है, मान के चल। और बेटा एक बात हमेशा ध्यान दो, मंदिर में सारी चीजें सस्ती होती, बिलीव मी। आप होटल में रुकोगे मंदिर के बाहर 5,000 6,000 पर डे होता है, और वही आप अगर मंदिर के धर्मशाला में रुकोगे, भले फैसिलिटी थोड़ी कम होगी कंपेयर टू होटल, बट रेंट 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं, रेंट 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं। ठीक है सर, ड्यूरिंग नवरात्रि सीजन द ट्रस्ट हैज लेट आउट इट्स प्रीमाइसिस, नवरात्रि के टाइम पे ट्रस्ट ने अपनी प्रीमाइसिस किसी एजेंसी को दी थी, और उस एजेंसी ने अपनी कमर्शियल एडवर्टाइजिंग होर्डिंग लगाई, और उससे मंदिर के लोगों ने कुछ पैसे कमाए उस एडवर्टीजमेंट के। तो आपके हिसाब से इस पे जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? आपके हिसाब से इस पे जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। डोनेशन फॉर रिलीजियस सेरेमनी, donation for religious ceremony received with a specific instruction to advertise the name of business entity on a donors। बेटा आपने कभी कभी देखा होगा मंदिर में हम चंदा देते हैं, और मैंने मंदिर के ट्रस्ट को क्लियरली मेंशन कर रहा हूं, मैं चंदा दे रहा हूं 1,00,000 रुपए, मेरा नाम
और मैं कौन से सिटी से बिलोंग करता हूँ वो वहां पे मंदिर में प्रिंट होना चाहिए, कहीं ना कहीं मेरा नाम वहां पे मेंशन होना चाहिए। होता है या नहीं होता है? यस बेटा, होता है या नहीं होता है? ऐसा हुआ है, आपने देखा है ऐसे मंदिर जहाँ पे डोनर के नाम लिखे होते हैं? अरे बोलो, तो मुझे बताओ, डोनर एक्सपेक्ट कर अपना नाम लिखा हो तो आपके हिसाब से जीएसटी चार्ज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, तो जीएसटी चार्ज होगा, ये ध्यान देना। मेरी बात समझी बेटा? देखो यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी कर दिया है। इफ एनीबडी हैज एनी डाउट एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो। सो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बार ये पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ो, 2 बार दी रीड दिस 2 टाइम्स, 2 से 3 बार पढ़ो, 2 से 3 बार पढ़ो। ठीक है। सो नाउ व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर? मुझे बताओ बेटा, कभी कभी हम लोग बाहर घूमने जाते हैं, नेटिव प्लेस पे जाते हैं या कहीं बाहर घूमने जाते हैं। मुझे बताओ, अगर आप 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए जा रहे हो तो विद बिलोंगिंग जाओगे या विदाउट बिलोंगिंग जाओगे? विद बिलोंगिंग जाएंगे, बट ऑब्वियस है। मैंने बेटा स्क्रीन शेयर किया हुआ है, ये सारे बच्चों को स्क्रीन दिख रहा है? इफ इट इज यस पुट अ मैसेज इन द चैट बॉक्स यस, बिकॉज सम स्टूडेंट्स सेइंग नहीं। तो जिनको नहीं दिख रहा है क्लास लीव करके वापस ज्वाइन हो जाओ। जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है लीव द क्लास एंड ज्वाइन द क्लास। सो नाउ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट एनकम्पनाइड बिलोंगिंग। सर हम जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए फैमिली के साथ, पॉसिबिलिटी है बैग के साथ भी जा सकते हैं, बैग के साथ नहीं भी जा सकते। सर आज मॉर्निंग में निकल रहे हैं शाम तक आ जाए, विदाउट बिलोंगिंग्स होगा। बट अगर हम फैमिली के लाइक बड़े फंक्शंस पे जा रहे हैं जो दूसरे सिटीज में है, जहाँ पे 2 से 3 दिन लगेगा, तो विद बिलोंगिंग्स लगेगा, ठीक है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्विसेज एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशंस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। बेटा एंट्री नंबर 15 क्या बोल रहा है? एंट्री नंबर 15 बोल रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विथ और विदाउट एनकम्पनाइड बिलोंगिंग बाय ईयर। बेटा बाय ईयर से जा रहा हो, ईयर से जा रहा हो मतलब फ्लाइट से जा रहे हो। जो स्टार्ट एम्बार्किंग का मतलब होता है स्टार्ट हो, जैसे टेक एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सर आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हो, मुंबई से दिल्ली जा रहे हो, मुंबई से दिल्ली जा रहे हो, तो आपकी जर्नी एम्बार्क कहाँ से हो रही है? मुंबई से। एंड कहाँ पे हो रही है? एंड कहाँ पे हो? दिल्ली। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एंड, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एंड। लिसन वेरी 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 केयरफुल। और आप जो मैं बता रहा हूँ, कभी आप मान लो मैं जब एग्जाम्पल बताऊंगा जिस स्टेट के नाम लूंगा, यूनियन टेरिटरी के नाम लूंगा, और कभी आप ऐसी जगह पे फ्लाइट से ट्रैवल करते हो तो आप देखो फ्लाइट की टिकट पे जीएसटी नहीं होगा, नहीं होगा। उसने बोला है कि सर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, ठीक है, आप पैसेंजर हो, ठीक है, बिलोंगिंग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है सर, और आप एयर से ट्रैवल कर रहे हो। सर अगर आप एयर से ट्रैवल कर रहे हो और आपका जो एयर ट्रैवलिंग जहां से स्टार्ट होता है या जहां पे एंड होता है, स्टार्ट और एंड दोनों में से कोई भी बीच में और यूज किया हुआ है, इन एन एयरपोर्ट लोकेटेड एट बागडोगरा। नाउ व्हाट इज वेयर इज बागडोगरा? आई गेस बागडोगरा, जहां तक मेरा ज्योग्राफी तो मैंने पहले ही बताया था बहुत वीक है। इट इज अ नियरेस्ट एयरपोर्ट इन दार्जिलिंग। बेटा ये नियरेस्ट एयरपोर्ट है जो कहाँ पे आता है? दार्जिलिंग में आता है, एयरपोर्ट टू दार्जिलिंग। इज इट राइट? नियरेस्ट एयरपोर्ट दार्जिलिंग। इसका मतलब मान लो आपकी फ्लाइट बागडोगरा से किसी अदर स्टेट में जा रही है या बागडोगरा में आ रही है, इसका मतलब अगर आपका जर्नी स्टार्ट बागडोगरा से हो रहा है या आपका जर्नी एंड बागडोगरा में हो रहा है, तो ऐसे एयरलाइंस के टिकट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। सर नहीं समझा? आप मुंबई से बागडोगरा जा रहे हो,
फ्लाइट में नो जीएसटी, टिकट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। सर बागडोगरा से आप दिल्ली जा रहे हो, नो जीएसटी, टिकट के ऊपर जीएसटी, मतलब जिसकी स्टार्टिंग अगर बागडोगरा से हो या जर्नी की एंड बागडोगरा पे हो तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। इज इट ओके? पॉइंट नंबर 1। एंड लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल एंड सतनाम। सतनाम का मतलब है सर, जैसा आपने बागडोगरा के लिए अप्लाई किया वैसे सिक्किम के लिए। मान लो आप मुंबई से सिक्किम गए या सिक्किम से मुंबई आए, आपकी जर्नी स्टार्ट या एंड सिक्किम से हो रही है, जर्नी स्टार्ट सिक्किम से हो रही है, जर्नी एंड सिक्किम में हो रही है, एयरलाइन के टिकट के ऊपर नो जीएसटी। सेम विद अरुणाचल प्रदेश, सेम विद त्रिपुरा, सेम विद नागालैंड, सेम विद आसाम, सेम विद मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। आप बोलोगे सर हमें एक बात समझ में नहीं आई, ये स्पेसिफिक स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के लिए ही गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया हुआ है? इसके लिए कोई स्पेसिफिक रीजन है? यस, वो हम लोग पढ़ेंगे एंट्री नंबर 16। तो आपको पता चलेगा गवर्नमेंट ने इन लोगों को अलग कैटेगरी में क्यों रखा हुआ है। समझा सर? इसका मतलब सर, अगर मैं एयर से ट्रेवल कर रहा हूँ, मेरी जर्नी स्टार्ट या एंड बागडोगरा में हो रही है या सतनाम में हो रही है। सतनाम का मतलब होता है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। आइदर यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो रही है या यहाँ पे जर्नी एंड हो रही है, नो जीएसटी। ठीक है सर, समझा। ये आपने बताया ईयर से। अभी सर ये वाला है रोड का कंसेप्ट। हम लोग कभी कभी हमारे नेटिव प्लेस पे बाय रोड भी जाते हैं, लाइक बस। बेस्ट एग्जांपल बस की बात करूंगा मैं। मुझे बताओ, बस से मैं नेटिव प्लेस बोलूं या कोई फंक्शंस होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का मतलब क्या होता है? जैसे अभी बीच में आई गेस 1 मंथ पहले हमारे घर पे मतलब से मेरे क्लोज रिलेटिव की फैमिली में शादी था, एंड दैट मैरिज इज नॉट इन मुंबई, इट इज इन पूना। तो उन्होंने क्या किया पता है? फैमिली के लिए एक बस बुक किया जो कल्याण से पूना गया। मुझे बताओ ये बस स्टॉप ले लेके जाएगा कल्याण से पूना या डायरेक्ट पूना जाएगा? बोलो बेटा, बोलो बेटा, बोलो, क्या वो डायरेक्ट जाएगा या ब्रेक ले लेके जाएगा? डायरेक्ट जाएगा। एक नालायक बच्चा बोल रहा है सर खाना खाने के लिए रुकेगा। बेटा अभी मैं क्या बोलूं, डोंट हैव वर्ड्स फॉर यू पीपल। वो डायरेक्ट कैटेगरी में आएगा ना बेटा, वो पैसेंजर थोड़ी ना लेगा। होटल के यहाँ से या ढाबे के यहाँ से जहाँ पे बस रुकेगा खाना खाने के लिए या फ्रेश होने के लिए, वहां पे कहे नया पैसेंजर रुकेगा क्या, नया पैसेंजर लेगा क्या, नहीं लेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। तो जब बस मुंबई से या कल्याण से पूना जा रहा है बिना किसी हॉल्ट के, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। अभी यहाँ पे ध्यान दो, हमारे घर में फंक्शन था, उन्होंने नॉन एयर कंडीशन बुक किया था। आज मुझे पता चला, आपको पढ़ा रहा हूँ इसकी नॉन एयर कंडीशन क्यों बुक किया होगा। सिंपल रीजन, जीएसटी देना ही खत्म हो गया, नो जीएसटी। अगर सर ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होता और एयर कंडीशन होता तो, जैसे कि वॉल्वोस, यस, तो बेटा ऐसे केस में आपको जीएसटी लगता। यहाँ पे रेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप रेंट कितना चार्ज करो, एसी बस है जीएसटी लो। तो मेरा पहला कंसर्न ये है कि क्या सारे बच्चों को ये समझा कि कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का मतलब क्या होता है? हाँ सर, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का मतलब होता है बस एक डेस्टिनी से दूसरे डेस्टिनी बिना किसी होल्ड के जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। यस सर, समझा। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज नॉन एसी होता इसलिए जीएसटी नहीं है, बट सर अगर ये एसी होता तो जीएसटी लगता 100%। सर अगर मान लो ये नॉन एसी है और इसमें जीपीएस लगा हुआ है, पता ना बेटा जीपीएस क्या होता है? अरे बोलो जल्दी, जीपीएस का मतलब पता है नहीं पता है? हाँ सर पता है, जहां से हम उस बस का लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं, भले वो नॉन एसी है, बट अगर वो बस में जीपीएस कनेक्ट हो तो आपको जीएसटी लगेगा। ये छोटी छोटी बातें बेटा ध्यान देना, छोटी छोटी बातें। इज इट ओके? यस सर। सर स्टेज कैरियर क्या होता है? स्टेज कैरियर मतलब जैसे लोकल बसेस होती है, लोकल बसेस में स्टॉप्स होते हैं। जैसे मान लो ये यहाँ से अब देखो किसी भी सिटीज में बसेस होते हैं,
तो यहाँ से निकलेगा तो वापस घूम के उसकी जर्नी यहाँ पे एंड हो जाती है। यहाँ पे स्टॉप लेगा, यहाँ पे स्टॉप लेगा, यहाँ पे स्टॉप लेगा, स्टॉप 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 स्टॉप, फिर बाद में एंड करेगा। तो स्टेज कैरियर का मतलब वो लोकल बसेस जो हर एक स्टॉप पे रुकता है, नया पैसेंजर लेता है, अगली स्टॉप पे पुराने पैसेंजर को उतारता है, एंड दिस इज हाउ द सर्विसेज कीप ऑन गोइंग। दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेज कैरियर। अगर ये नॉन एयर कंडीशन है, नो जीएसटी, नो जीएसटी। आपको पता होगा मुंबई में अभी एसी बसेस भी आ गए, एसी बसेस भी आ गए, भले वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज हो या भले वो स्टेज कैरेज। मेरी बात समझी या नहीं समझी? एसी बसेस भी आ गए। अगर आप एसी बसेस में जा रहे हो, भले वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज हो या स्टेज कैरेज हो, जीएसटी एप्लीकेबल होगा इफ इट इज एसी बसेस। मैंने देखा है थाने से, मैं 2 से 3 बार थाने से मैं यहाँ पे गया हूँ, कहाँ पे, वसई में, वसई में गया हूँ, एंड दैट टू विद एसी बसेस जो थाने से लेता हूँ। तो मैंने देखा है वहां पे जीएसटी चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है? जीएसटी। पता होता तो शायद मैं नहीं जाता, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट एसी बसेस से 2 से 3 बार गया और जीएसटी लगा। क्या लगा? जीएसटी लगा ना। तो उन्होंने बीच में नीचे लिखा हुआ है सर स्टेज कैरियर का मतलब क्या होता है। चलो ठीक है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ देयर इज नो प्रॉब्लम इन एंट्री नंबर 15। एनी प्रॉब्लम इन एंट्री नंबर 15? इफ नो प्रॉब्लम लेट मी नो सो दैट आई कैन गो एट विद अनदर कॉन्सेप्ट। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो सर यहाँ पे हमने एक एयर ट्रांसपोर्ट का किया, बागडोगरा एंड सतनाम, बागडोगरा एंड सतनाम, बागडोगरा एंड सतनाम, नो जीएसटी। सर अगर आप स्टेज रोड ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो और स्टेज कैरियर है, स्टेज कैरियर है, या बोल सकते हो स्टेज कैरियर या कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, कैरेज, नो जीएसटी। ठीक है। एंट्री नंबर 16, बेटा एंट्री नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो बट मैं फिगर वाइज करेक्ट हूँ नहीं हूँ, हमारे इंडिया में अप्रोक्सीमेटली मुझे ऐसा लगता है 160 टू 170 एयरपोर्ट्स हमारे इंडिया में क्या है, एयरपोर्ट्स है। मैं एंट्री नंबर 16 पे आ रहा हूँ। मुझे बताओ ये एयरपोर्ट बनाता कौन है? ये एयरपोर्ट बनाता कौन है? जल्दी जल्दी फास्ट। एयरपोर्ट बनाता कौन है? सर नहीं बताएंगे। नवी मुंबई में भी नया एयरपोर्ट बना हुआ है, नामकरण को लेके उन लोगों में झगड़ा है। यस बताओ जल्दी, एयरपोर्ट बनाता कौन है? गवर्नमेंट, एग्जैक्ट। अभी मुझे बताओ, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, यस, अथॉरिटी कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। बेटा मेरे को डायरेक्ट है, फटाफट आंसर बताओ। आप लोग आराम से बताते, मेरा फिर पढ़ाने का जो मन है ना वो निकल जाता है, बिकॉज आई एम डिलीवरिंग बेस्ट जीएसटी टू यू ऑल पीपल, बेस्ट जीएसटी, बिकॉज आई नो आई एम डिलीवरिंग द वे आई एम डिलीवरिंग। एयरपोर्ट, यस, 160 170 एयरपोर्ट है पूरे इंडिया में, बट गिन के 20 से 25 एयरपोर्ट ऐसे हैं जिसमें एयरलाइंस की फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा। मतलब 2-2 मिनट में प्लेन लीव करता है, या टेक ऑन करता है, या टेक ऑफ करता है, 2-2 मिनट, जिसमें वन बेस्ट एग्जांपल हमारा मुंबई एयरपोर्ट है, मुंबई एयरपोर्ट। तो 160 से 170 एयरपोर्ट में से हमारे पूरे इंडिया में 20 से 25 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा विजिबल है, मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक ओरिएंटेड एयरपोर्ट्स है, जहाँ पे विद इन 2-2 3-3 4-4 मिनट्स में फ्लाइट आते भी है जाते भी है। और बाकी के बचे हुए जो एयरपोर्ट्स है, दे आर नॉट, लाइक मैं बोलूंगा वो नहीं के बरोबर एयरपोर्ट है, नहीं के बरोबर एयरपोर्ट है। मैं अपनी बात करूंगा बिकॉज मैं 2012 और 13 में, 2012-13 की बात कर रहा हूँ। आई वेंट टू जम्मू। हमने ऐसा सोचा था कि फैमिली के साथ गया था, जम्मू से हम जाएंगे श्रीनगर, जम्मू फिर कश्मीर, और कश्मीर से श्रीनगर जाएंगे। सम पीपल वर सेइंग कि डायरेक्ट श्रीनगर जाता है, पर हमारे घर के जो बड़े बड़े लोग हैं बोला नहीं, जम्मू में वैष्णो देवी का माता का मंदिर का दर्शन करेंगे और बाद में श्रीनगर और सॉरी कश्मीर एंड श्रीनगर में जाए। ठीक है कोई बात नहीं, फ्लाइट का टिकट लिया। और आपको पता होगा, आई होप जम्मू में देयर इज नो एयरपोर्ट एज ऑफ नाउ, मेरे हिसाब से कोई एयरपोर्ट नहीं है। अगर आपको जम्मू जाना है तो उसका जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है कटरा।
कितने बच्चों को पता है बेटा कटरा नियरेस्ट एयरपोर्ट? अरे कोई तो गया होगा कटरा। यस। कितने बच्चे कटरा एयरपोर्ट पे ऑलरेडी उतर चुके हैं? कितने बच्चे? एक दो तीन। चलो ठीक है, उनको मैं जो बता रहा हूँ होपफुली दे मे बी एग्रीइंग विद। जब मैं कटरा उतरा था, उस एयरपोर्ट की हालत देखोगे ना, इट इज नथिंग बट लोकल बस स्टैंड इन मुंबई। जो लोकल बस स्टैंड होते हैं, बस स्टैंड हमारे कहाँ पे, मुंबई में, जो चारों तरफ से बाउंड्री होती जरूर है, बट वॉल पत्थर की नहीं, तार की वॉल बनी है, तार की वॉल। और आस पास में देर इज नो डेवलपमेंट। मेरे को लगा यार हम गलत जगह पे तो नहीं आ गए। और वहां पे फ्लाइट वही फ्लाइट था जो हमारा वहां पे लैंड हुआ था। बाद में एयरपोर्ट पे उतरने के बाद किसी को पूछा यार ये कौन से एयरपोर्ट है, तो उसने बोला कटरा। मैंने बोला पक्का ये एयरपोर्ट ही है? बोला हाँ। तो वो हंसने लगा, बोला सर वाई यू आस्क दिस क्वेश्चन। बोला यार लगता नहीं एयरपोर्ट। और हमारा मुंबई एयरपोर्ट जाने के लिए भी लोग जाने नहीं देते, टिकट होने के बाद भी उनको रुका के रखते 4-4 घंटा। यहाँ पे एयरपोर्ट में कोई भी आएगा कोई भी जाएगा। वो हंसने लगा बेचारा। नहीं फैक्ट बता रहा हूँ, आप एयरपोर्ट में आराम से जा सकते हो, नो बडी विल स्टॉप यू इन। वहां पे गेट पे भी सिक्योरिटी वाला नहीं रहता, कोई भी आएगा कोई भी जाएगा। आई होप द स्टूडेंट्स हु हैव, मतलब मुझे ऐसा लगता है जो कटरा पे उतरे उनको पता रहेगा ये। वो तो बात ठीक है, अलग है। कटरा पे उतरने के बाद दूर दूर तक देर इज नो लोकल बसेस, देर इज अ प्राइवेट टैक्सीज। और वो कटरा से और जम्मू जाने के लिए अप्रोक्सीमेटली उस जमाने में 2012 में 9,000 से 10,000 चार्ज कर रहे थे। मैंने बोला यहाँ से जर्नी कितना है? उन्होंने बोला सर 3 घंटा 4 घंटा लगेगा। मैंने बोला आपको नहीं लगता सर 9,000 10,000 बहुत ज्यादा है? बोला सर डायरेक्ट आपको जम्मू में छोड़ेगा, डायरेक्ट काश्मीर, मतलब वैष्णो देवी माता मंदिर जो है उधर डायरेक्ट छोड़ देगा। 3 घंटा विदाउट स्टॉप चले जाएंगे, 3-4 घंटे। मैंने बोला यहाँ पे कोई लोकल बसेस है? उन्होंने बोला नहीं सर लोकल बसेस तो नहीं है। बाद में थोड़ा इंक्वायरी करने का पता चला लोकल बसेस है, बट विद द गैप ऑफ 2 आवर्स और 3 आवर्स के बाद आता है। और आसपास पूरा जंगल ही जंगल, नो डेवलपमेंट, नो सिटीज। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, ये सारी कहानियां मैं इसलिए बता रहा हूँ, रीजन एक ही है कि ये जो एयरपोर्ट है इतने ज्यादा वाइबल नहीं है। यहाँ पे ऐसे एयरपोर्ट पे कोई सर्विस नहीं दे रहा है। और ये भी मैं बताता हूँ बेटा, कटरा में मैं जो आया था वो कहाँ किससे आया था, दैट इज विजय माल्या का कौन सा, किंगफिशर एयरलाइंस में आया था। उस जमाने में वो एक ही एयरलाइंस था जो हमारे पूरे के पूरे इंडिया में जितने भी एयरलाइंस है, एयरपोर्ट है, सब पे वो सर्विस दे रहा था। लॉस में जाने का एक ही रीजन इसका ये भी है कि वो कम कस्टमर में सारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रहा था। नो डाउट ही वाज डूइंग अ ग्रेट जॉब, बट जो सर्विस ही दे रहा था, पैसेंजर की कैपेसिटी 120 है, वो 4 पैसेंजर 5 पैसेंजर को लेके जाएगा, इट इज नॉट अ गुड बिजनेस। एंड बिकॉज ऑफ, अगर उनकी कंपनी की अगर आप केस स्टडी देखोगे तो सबसे बेस्ट एयरलाइन था और हर जगह कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। रेदर जो बाकी के लोग थे वो सर्विस नहीं दे रहे थे। प्लस किंगफिशर चार्जेस भी कम चार्ज करता था और लोग उसको चार्ज मतलब ज्यादा एक्सेप्ट भी करते थे। बाद में धीरे धीरे फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी और रेपुटेशन खराब हो गया और बड़े बड़े पता नहीं क्या रीजन है। हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने ये देखा कि हमारे इंडिया में 160 से 170 एयरपोर्ट है और हार्डली 20 से 25 एयरपोर्ट वाइबल है। उन्होंने क्या किया, सारे एयरलाइंस कंपनी के जो मालिक है, इंडियन एयरलाइंस, जेट एयरवेज, सबको बुलाया, इंडिको जो भी है सबको बुलाया, उनके साथ मीटिंग किया। उनको बोला हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपकी कंपनी सिर्फ यही 20 से 25 एयरपोर्ट पे ही क्यों सर्विस है, वाई नॉट अदर सर्विसेज? तो दे सेड कि सर हमें कस्टमर ही नहीं मिलते वहां पे। और अगर 120 या 150 की कैपेसिटी में अगर हम लोग 2 या 3 पैसेंजर लेके जाएंगे तो बहुत लॉस होगा कंपनी को। तो नरेंद्र मोदी जी ने उस जमाने में 1 साल के लिए, अभी वो 3 साल हो गया वो बात अलग है, रिवाइज प्रोविजन में पहला 1 साल था, अभी मैं 3 साल के हिसाब से बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि चलो मैं एक काम करता हूँ, आप क्या करो, उस जमाने में 1 साल का प्रोविजन था जब उन्होंने स्टार्ट किया था, अभी वो 3 साल हो गए। उन्होंने बोला चलो 1 साल के लिए हम लोग देखिए, आप सारे एयरपोर्ट पे सर्विसेज दो, जो भी आपके एयरलाइंस का लॉस है मैं उसको कॉम्पेंसेट करूंगा। जैसे कि एग्जांपल, किसी फ्लाइट की जो सर्विसेज है, पैसेंजर की कैपेसिटी एग्जांपल बता रहा हूँ, 100 पैसेंजर, आपको 10 पैसेंजर मिले, आप सर्विस दो, बच्चे 90 पैसेंजर की जो टिकट के पैसे है वो गवर्नमेंट आपको देगी।
गवर्नमेंट फंडिंग करेगी जिसको उन्होंने बोला है वायबिलिटी गैप फाइनेंस, जिसको हम लोग बोल, और उसका मेन पर्पस क्या था, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। सारे एयरपोर्ट स्टार्ट हो और उस लॉस को जो कॉम्पेंसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने पैसा दिया था, उस स्कीम को उन्होंने नाम दिया था वायबिलिटी गैप फाइनेंस। और उन्होंने बोला कि जो 90 पैसेंजर कम पैसा देंगे उस पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा। पर उन्होंने ये भी बोला जो 10 पैसेंजर आपके फ्लाइट का टिकट निकालेंगे जाने के लिए उन पे जीएसटी लगेगा। तो गवर्नमेंट जो लॉस को कॉम्पेंसेट करके देगी उस कॉम्पेंसेट के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, जिसके लिए हम लोग एंट्री नंबर 16 पर रहे हैं। सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो नरेंद्र मोदी ने बाद में, हमारे नरेंद्र मोदी जी सर ने भी बाद में 1 साल से उसको 3 साल कर, 1 साल से कितना साल कर दिया, 3 साल। अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो होपिंग आपको और अच्छे से समझे। Services provided by government, services provided by central government by way of transportation of passenger by air embarking from or terminating at regional connectivity schemes। इसका मतलब ये 25 एयरपोर्ट को छोड़ के जो अदर नॉन ऑपरेशनल एयरपोर्ट तो थे बट वो ऑपरेशनल नहीं थे, वो RCS में कवर हो गए। अगेंस्ट कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ वायबिलिटी गैप फंडिंग, गवर्नमेंट फंड करेगी। पहले 1 साल था, अभी 3 साल हो गए। From the date of commencement of operation of the regional connectivity scheme airport, viability gap finance means to grant a support project that are economically justified but not financially viable। इकोनॉमिकली जस्टिफाई का मतलब क्या है, जैसे कटरा में मैंने बोला आसपास में एयरपोर्ट के बाहर कुछ भी नहीं है, नो डेवलपमेंट। अभी मुझे बताओ वहां पे फ्लाइट्स दिन में 10 से 12 जाने लगा, आसपास में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, कंस्ट्रक्शन, होटल्स आएंगे तो बैंक आएंगे तो बिजनेस बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इकोनॉमिकली जस्टिफाई है या नहीं है? बट गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है वो फाइनेंशियली वाइबल, आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं है। आर्थिक दृष्टि के हिसाब से गया तो गवर्नमेंट तरह का लॉस ही कर रही है, लॉस एग्रीमेंट कर रही है। बट इससे एक प्रॉब्लम क्या सॉल्व होगा, आसपास में लोगों को काम धंधा मिलेगा। क्या मिलेगा, काम धंधा। आसपास के अगर एरिया का डेवलपमेंट बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर सिटी का डेवलपमेंट बढ़ने से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और बहुत कुछ डेवलपमेंट होगा। सो दिस इज ऑल द स्टोरी ऑफ व्हाट एंट्री नंबर 16। उसमें ही ये सतनाम और बागडोगरा के लोग आते हैं। इसलिए अगर सतना सिक्किम से बागडोगरा जाओगे, बागडोगरा टिकट निकालोगे तो नो जीएसटी, पर बाकी इसमें टिकट पे जीएसटी लगेगा। ठीक है सर। सर हमने एंट्री नंबर 15 में एयर की बात की थी और रोड की बात की थी। ठीक है सर, एयर एंड रोड। सर अभी वाटरवे की बात करेंगे, रेलवे की बात करेंगे, वो एंट्री नंबर 16 है। एंट्री नंबर 15 टॉक्स अबाउट एयरवे एंड रोडवे, एंट्री नंबर 17 टॉक्स अबाउट रेलवे एंड वाटरवे। अभी देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि सर अगर आप कोई भी सर्विसेज रेलवे से ले रहे हो, रेलवे आपको सर्विस दे रहा है सेकंड क्लास, नो जीएसटी। स्लीपर क्लास नो जीएसटी, जर्नल क्लास नो जीएसटी। आपको पता है ट्रेन में डब्बे होते हैं, एक एसी होता है, एक स्लीपर क्लास होता है, एक जनरल क्लास होता है। स्लीपर क्लास जनरल क्लास पे नो जीएसटी, बट उसने एसी के बारे में बताया क्या, नहीं। इसका मतलब एसी पे जीएसटी लगेगा। देखो नीचे दिया हुआ है, नीचे प्रोविजन दिया हुआ है। उसने बोला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेलवे इन फर्स्ट क्लास और इन एयर कंडीशन कोच जीएसटी एप्लीकेबल। जो बच्चे कॉलेज जाने के लिए फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं, आप अपना पास निकाल के देखो। आई एग्री 15 महीने से पास देखा नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मिल जाएगा तो देखो पास पे जीएसटी का अमाउंट रहेगा, 200% जीएसटी का अमाउंट रहेगा अगर आप फर्स्ट क्लास से ट्रैवल करते हो तो। ठीक है, तो अगर आप रेलवे से ट्रैवल करो सेकंड क्लास, स्लीपर क्लास, सेकंड क्लास मतलब मैं रेलवे की बात कर रहा हूँ, लोकल की बात कर रहा हूँ, और स्लीपर क्लास और जनरल क्लास मैं एक्सप्रेस की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मली हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए प्रीफर करते हैं। स्लीपर क्लास बेटा मुंबई से पूना जाना है, लोकल नहीं जाता है, एक्सप्रेस जाता है। तो स्लीपर से जा रहे हो, जनरल क्लास से जा रहे हो, नो जीएसटी। ठीक है सर। आई होप बहुत सारे बच्चे मेट्रो से भी ट्रैवल करते होंगे। यस सर, मेट्रो से ट्रैवल करते, मेट्रो पे भी जीएसटी नहीं लगता है। सर्विसेज बाय मेट्रो, अब देखो मेट्रो वाला आपको एक टोकन देता है, बट टोकन के साथ एक छोटा रिसिप्ट भी देता है। वैलिड रिसिप्ट नहीं है, वैलिड टोकन है, बट वो रिसिप्ट जो इश्यू करता है उस पर जीएसटी नहीं होता है, एक बार देख लेना। सो सर्विसेज बाय मेट्रो, मोनोरेल। आपको पता है बेटा मोनोरेल क्या होता है?
आई गेस वेस्ट बंगाल में ट्रेन रास्ते पे चलती एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. हैव यू हर्ड अबाउट मोनोरेल? यस बेटा. मोनोरेल. जस्ट वेट, इज इट मोनोरेल? हाँ, ट्रैमवे. ट्रैमवे, वो ट्रैमवे. मोनोरेल. देखो, दिस इज मोनोरेल. दिस इज मोनोरेल. मोनोरेल, मोनोरेल, मोनोरेल. मैं ट्रैमरे भी बता रहा हूँ. ट्रैमवे. दीज आर ट्रैम जो रोड्स पे चलती. जो रोड्स पे चलती, आई गेस वेस्ट बंगाल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. देखो, दीज आर कॉल्ड एज अ ट्रैम. सो मेट्रो में जा रहे हो, if you're going in a metro, if you're going in a tramway, if you're going in a monorail, no GST is happening. If I'm not wrong, Navi Mumbai, if I'm not wrong, Chembur side, I guess there is a monorail. I was never been to Chembur and somewhere, but I heard that वहाँ पे monorail से कर. So is it so? Is it so? Is it mono? So Vadala Jacob Circle Rule Kolkata return. So Kolkata tram में है, ठीक है. Yes, sir. Chembur to Vadala. Yes, sir. Monorail. And I was never been from between Chembur to Vadala, but still I know that वहाँ पे monorail है. And metro, you know, from Ghatkopar to कहाँ पे था? Ghatkopar to where? और लास्ट डेस्टिनेशन क्या उसका? नॉर्मली मैं जाता हूँ तो अंधेरी में उतर जाता हूँ कि वर्सोवा. हाँ, एग्जैक्टली वर्सोवा. क्या मेमोरी थोड़ा कम हो रहा है? नहीं, इट्स नॉट लास्ट डेस्टिनेशन इज अंधेरी, इट्स अ वर्सोवा. इट्स अ वर्सोवा. नॉर्म मैं अंधेरी जाता हूँ, मेरे मैक्सिमम रिलेटिव स्टेज इन अंधेरी ओनली. नाउ सर, ये हो गया रेलवेज का. आपने बोला रेलवे से सेकंड क्लास में जा रहे हो, सेकंड क्लास में जा रहे हो, जनरल क्लास में जा रहे हो, स्लीपर में नो जीएसटी. फिर आपने बोला ट्रेन में जा रहा है, फर्स्ट क्लास में जा रहा है, चल जीएसटी निकाल. एक्सप्रेस में जा रहे हो, एसी में जा रहे हो, चलो जीएसटी निकाल. मेट्रो में जा रहे हो, मोनोरेल में जा रहे हो, ट्रैमवे में जा रहे हो, नो जीएसटी. इनलैंड वाटरवे. नाउ व्हाट इज इनलैंड वाटरवे? व्हाट डू यू मीन बाय इनलैंड वाटरवे? जस्ट बेटा. इनलैंड वाटरवे क्या क्या है सर? इनलैंड वाटरवे आपने देखा रहेगा नॉर्मली एक जगह से दूसरी जगह हम लोग. इज अ नेविगेबल वाटर. बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं आज भी गांव में जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन. ये दो गांव के बीच में बड़ा सा नदी है. ये गांव से ये गांव जाने के लिए, ये गांव से ये गांव जाने. नॉर्मली क्या होता है? वी यूज इनलैंड वाटरवे. पैसा लगता है, यस. बहुत जगह पे तो गवर्नमेंट फ्री ट्रांसपोर्टेशन देती है, वो बात अलग. जीएसटी लगेगा? नो जी. तो सर्विसेज बाय इनलैंड वाटरवे, लाइक इनलैंड वाटरवे मींस कैनाल, रिवर, लेक. लेक आपने कभी कभी घूमने जाते हो फैमिली के साथ, लेक में बोटिंग करते हो, नहीं करते हो? यस, बोटिंग किया है सब, बहुत पहले किया. अगर आपके पास रिसेंट बोटिंग की फी अगर रिसिप्ट होगी, रिसेंट बोटिंग तो मुझे लगता नहीं कोई बच्चे ने किया होगा. अगर उसकी पेमेंट रिसिप्ट होगी तो देखो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. नहीं लगेगा. 101%. चलो सर, ये समझ में आ गया आपका. रेलवे भी समझ में आ गया आपका. मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे सब समझ में आ गया. इनलैंड वाटरवे भी समझ में आ गया. अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सर, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो. पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट टूरिज्म पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए. आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो, टूरिज्म पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए, और वो भी वेसल में. वेसल का मतलब होता है बोट. आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ टूरिज्म पर्पस के लिए, तो जीएसटी लगेगा. पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ टूरिज्म पर्पस के लिए है तो जीएसटी लगेगा. अगर आप वेसल में जा रहे हो, वेसल इज नथिंग बट शिप, बोट, बिटवीन प्लेस लोकेटेड इन इंडिया. नॉर्मल पब्लिक शिप या vessel that sail between place located in India would be exempt. But even if some passenger on a board are using such services for tourism purpose, उसने बोला है सर आप वेसल टूरिज्म पर्पस के लिए यूज करते हो तो भी वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा. बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें बस आ जाता है, अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बस है, टूरिज्म के लिए यूज हो रहा है, जीएसटी लगेगा. अदर देन टूरिज्म के लिए नो जीएसटी. सब बस है, टूरिज्म के लिए यूज हो रहा है, जीएसटी लगेगा. वेसल है, टूरिज्म के लिए यूज हो रहा है, नहीं, जीएसटी नहीं लगी. टूरिज्म के लिए नहीं, बट स्टिल लोग टूरिज्म के लिए यूज कर रहे हैं. जैसे कि आपने देखा रहेगा गेटवे ऑफ इंडिया से. जस्ट वेट. गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स, इज इट राइट?
अरे यस और नो? सॉरी हाँ सर, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स, मुझे बताओ क्या वो वेसल टूरिज्म पर्पस के लिए है? यस सर, टूरिज्म पर्पस के लिए। बेटा देखो उसने क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। उसने बोला है सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, टूरिज्म के लिए जीएसटी लगाओ, टूरिज्म के लिए नहीं है तो नो जीएसटी। देखो उसने बोला है इफ सम किधर 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 किधर, हाँ, इन अ वेसल बिटवीन पब्लिक लोकेटेड इन इंडिया, प्लेस लोकेटेड इन इंडिया, नॉर्मल पब्लिक शिप जो टूरिज्म के लिए नहीं होती, or vessel that sail between places located in India would be exempt even if some passenger on the board are using such services for tourism purpose. However, services provided by leisure or chartered vessel, बेटा there are special ships जो leisures and chartered vessels होते हैं, क्रूज होते हैं, जो स्पेशली टूरिज्म के लिए होते हैं, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। नॉट बी एग्जेम्प्टेड, नॉट बी एग्जेम्प्टेड मतलब जीएसटी एप्लीकेबल होगा इवन इफ सम पैसेंजर वेसल इज नॉट फॉर टूरिज्म, इवन इफ सम पैसेंजर आर नॉट वेसल फॉर इज इन सच वेसल आर नॉट फॉर टूरिस्ट, तो भी जीएसटी लगेगा। बहुत अलग अलग उसने बोला है, जैसे चार्टर्ड वेसल है, लेशर्स है, क्रूज है, ऐसे शिप्स होते हैं जो टूरिज्म पर्पस के लिए होता है, तो जीएसटी लगेगा, भले आप टूरिज्म के लिए नहीं हो शिप पे तो भी जीएसटी। मीटर कैब और ऑटो रिक्शा, बेटा आप ऑटो रिक्शा में जाते हो, यस, इंक्लूडिंग ई रिक्शा, नो जीएसटी, बट उसमें रेडियो टैक्सी नहीं होनी चाहिए। मुझे बताओ बेटा रेडियो टैक्सी का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो टैक्सी? एनीवन कैन पुट इन द चैट बॉक्स, एनीवन कैन पुट इन द चैट बॉक्स, व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो टैक्सी? वेरी गुड, क्या बात है, मैंने सोचा ही था जवाब ऐसा ही आया। एक बच्चे ने बोला है सर रेडियो टैक्सी का मतलब, नो नो इट्स नॉट अ ब्लैक टैक्सी, इट्स नॉट अ ब्लैक टैक्सी। रेडियो टैक्सी का मतलब एक बच्चे ने मुझे जवाब दिया सर उसमें लाइक रेडियो होता है, पता नहीं अभी मैं क्या बोलूँ उस बच्चे को। बेटा रेडियो टैक्सी का मतलब वो टैक्सी नहीं होती जिसमें रेडियोस होते हैं, जिसमें जीपीएस कनेक्ट होते हैं। यस, ओला इज वन ऑफ देम, ओला इज वन ऑफ, जिसमें ओला एंड उबेर, बेटा आप देखो ऑनलाइन ओला बुक करते हो तो आपको पता चलता है कि वो ओला आपके घर के कितने दूर है, 1 किलोमीटर है, हाफ किलोमीटर है, 300 मीटर पे है, पता चलता है नहीं पता चलता, क्यों? क्योंकि उसमें जीपीएस कनेक्ट होता है, तो जिसमें जीपीएस कनेक्ट होता है उसे अब रेडियो टैक्सी। अगर आपने कोई कैब ली उसमें जीपीएस कनेक्ट है, जीएसटी लगेगा। एक्सेप्ट रेडियो टैक्सी बोला उसने, एक्सेप्ट रेडियो टैक्सी, अगर उसमें जीपीएस नहीं है तो नो जीएसटी। ठीक है सर, समझ में आ गया। एंट्री नंबर 22, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल टू द स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। अभी आई होप आपको, आई डोंट नो वेदर आपको पता है नहीं पता है, हमारा जो कोविड के वक्त बहुत सारे स्कूल्स बंद थे, बंद थे मतलब बंद ही है, अभी भी बंद है। मुझे पता बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के बसेस होते हैं, यस और नो, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के बसेस होते हैं। आई डोंट नो आपको पता है नहीं पता है? हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया था, वो स्कूल के बसेस को हायर किया था, हायर किया था मतलब रेंट पे लिया था। किसने लिया था? स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो हम इसको MSRTC करके बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। हमारे जितने भी लोकल बसेस है देखो उसमें यही लिखा रहेगा MSRTC, MSRTC। इन्होंने बहुत सारे स्कूल के बसेस रेंट पे लिए हैं और वो आज भी यूज कर रहे हैं। मुझे बता, अगर कोई प्राइवेट कंपनी, स्कूल्स, कॉलेजेस अपने बसेस किसको दे रहा है? सर अपने बसेस वो दे रहा है स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को, विच इज मीन टू कैरी पैसेंजर, मीन टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर। बेटा बसेस की बात कर रहा हूँ, वैन्स की बात नहीं कर रहा, बिकॉज वैन की कैपेसिटी 12 पैसेंजर से ज्यादा नहीं। आई मीन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक ड्राइवर उसके पास में एक, पीछे 3 और 3 6 6 और आगे 2, ऐसे मतलब मिला के अप्रोक्सीमेटली 11 12 लोग, 12 है, इवन छोटा वैन है 12 है, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दे दिया, बहुत सारे लोग अपना मोटर व्हीकल हायर करने लगे थे, स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र
दिल्ली की बात करो, डीटीसी बोलते हैं दिल्ली में, दिल्ली दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे स्कूल की बसेस लिए, और बसेस लिए क्यों, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दिल्ली गवर्नमेंट उनको उनको क्या किया, रेंट दिया, जीएसटी लगेगा, नो जीएसटी, ठीक है सर। और लास्ट पार्ट, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का लास्ट पार्ट, आई होप इट इज लास्ट पार्ट। एंट्री नंबर 22A, सर ये अमेंडमेंट है, एंट्री नंबर 22A, हायरिंग टू लोकल अथॉरिटी। बेटा ये पहले स्टेट गवर्नमेंट था, स्टेट गवर्नमेंट था, अभी लोकल अथॉरिटी, जैसा केडीएमसी है, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका, टीएमसी है। तो कोई स्कूल जो कल्याण में है उन्होंने अपनी बसेस कल्याण केडीएमसी वाले को, कोई बसेस जो थाने में है उसने अपनी बसेस टीएमसी को दी, बीएमसी, बहुत सारे स्कूल्स मुंबई में है उसने अपनी बसेस बीएमसी को दी, दैट इज लोकल अथॉरिटी। हायरिंग टू लोकल अथॉरिटी एंड इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल, बेटा वो डीजल बेस नहीं है, वो पेट्रोल बेस नहीं है, बेस व्हीकल नहीं है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल। आई होप अभी ट्रेंड धीरे धीरे आ रहा है, टू व्हीलर्स में आ गया ट्रेंड, नाउ देयर आर मेनी पीपल हु आर यूजिंग इलेक्ट्रिफाइड टू व्हीलर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती, 8 घंटा आपको सर्विस दे सकती है, उसकी मिनिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड 40 किलोमीटर, 40 से ज्यादा नहीं होते, 40 से ज्यादा, सर हमारा गाड़ी शुरुआती 40 से होती, क्या बात कर, एनीवन हु इज क्रॉसिंग मैक्सिमम 100, ऐसा 100 का मीटर कौन क्रॉस करता है, एनीवन, यस वेरी गुड, वो है हमारे भी क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो ऋतिक रोशन से कम, चलो ठीक, 100 की स्पीड से 2 बच्चों का रिप्लाई, बाकी बहुत सारे होंगे बट वो बहुत अच्छे बच्चे जो कभी नहीं बताते, चलो ठीक, इवन गर्ल्स इज ऑल्सो देयर, वेरी गुड सर, बॉयज आगे बढ़ रहे गर्ल्स क्यों पीछे रहे, ये भी बराबर है, बट एक्चुअली इट इज रॉन्ग। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल का मतलब क्या होता है, वो व्हीकल विच इज सोली ऑन इलेक्ट्रिक एनर्जी डिराइव फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स और फ्रॉम वन और मोर इलेक्ट्रिकल बैटरी फिटिंग ऑन फिटेड टू सच रोड व्हीकल। आई होप आपको पता होगा या नहीं पता है, हमारा महाराष्ट्र इंडिया इज टूवर्ड transportation which is going to be run on electricity, and now they have started constructing like जैसे पेट्रोल पंप होते हैं वैसे चार्जिंग भी उन्होंने स्टार्ट कर दिए फॉर्म करना, पेट्रोल पंप की जगह पर चार्जिंग स्टेशन स्टार्ट कर दिए फॉर्म करना, एंड मे बी लाइक 2020 के बाद 22 के बाद ऐसा बोला जाता है कि सारे पेट्रोल एंड डीजल बेस्ड व्हीकल धीरे धीरे बंद होने वाले। ठीक है सर, तो सर हम लोगों ने सारे एंट्रीज कर लिए हैं, एंट्री नंबर सर हमने 15 किया, जहाँ पे जर्नी स्टार्ट होता है एंड होता है, अगर ये एयरपोर्ट पे नो जीएसटी, अगर आप एयर कंडीशन बस यूज नहीं करना, ये स्टेज कैरियर यूज कर रहे हो, स्टेज कैरियर के बाद कॉन्ट्रैक्ट कैरियर यूज कर रहे हो जो एयर कंडीशन नहीं है, नो जीएसटी। अगर सर आपने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंदर आपका एयरपोर्ट आता है और गवर्नमेंट आपको कोई फंडिंग कर रहा है फॉर लॉस ऑफ योर रेवेन्यूज, तो लॉस ऑफ रेवेन्यू के ऊपर जो गवर्नमेंट फंडिंग करेगा उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। अगर आप रेलवे से ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हो, ट्रामवे से ट्रैवल कर रहे हो, इंडियन लैंड वाटर वे से ट्रैवल कर रहे हो, बट वो टूरिज्म पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए, जीएसटी नहीं लगेगा। मीटर कैब ऑटो रिक्शा पे जीएसटी नहीं लगेगा, बट अगर वो रेडियो टैक्सी होगा तो जीएसटी लगेगा। अगर आप कोई भी मोटर व्हीकल हायर पे दे रहे हो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को, तो जीएसटी नहीं लगेगा अगर उसकी कैरिंग कैपेसिटी 12 पैसेंजर उससे ज्यादा रहेगी। अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल अगर आपने लोकल अथॉरिटी को दिया, तो लोकल जिसकी पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी मोर देन 12 पैसेंजर है, नो जीएसटी विल बी चार्ज। अभी जीएसटी किस पे चार्ज होगा, उसने बोला है सर आप रोपवे से जा रहे हो, कैबल कार से जा रहे हो, एयर ट्रेनवे से जा रहे हो, सर ये क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कैबल कार। मुझे बताओ कितने बच्चे इमेजिका जा चुके हैं, कितने बच्चे इमेजिका जा चुके हैं, सर हम बताएंगे कितने बच्चे इमेजिका जा चुके हैं, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा सर करजत, बेटा मेरे हिसाब से वहीं पे एक इमेजिका है अगर मैं मुंबई की बात करूं, और कहीं पे तो मुझे नहीं पता। करजत में, यस। आप बस से गए थे, हाँ खोपोली, खोपोली खोपोली एग्जैक्टली, इट्स नॉट करजत ऑल्सो, खोपोली। मुझे बताओ जब आप इमेजिका गए थे तो बस से गए थे, बस मतलब इमेजिका के अंदर जाने के बाद वो डेस्टिनी से आइदर कैबल वायर के थ्रू में, स्पेशली मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग
इट्स अ वाटर वाटर रिसोर्ट है मैजिका में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। वहां पे जाने के लिए देयर आर टू वे, एक तो वो बस से लेके जाते हैं या वो केबल कार से लेके जाते हैं। यस, एक्वा मैजिका, एग्जैक्टली एक्वा मैजिका। सारे बच्चे जाकर आए, सिर्फ नाम बता कोई नहीं रहा। 15 से 20 बच्चों ने एट द सेम टाइम एक्वा, सर हमें पता, सब हम बोलते नहीं करके वो बात अलग है। दुनिया घूमी है सर हम बताते नहीं, वो बात अलग है, पर चलो आपने पूछा, आपको क्लिक नहीं हो रहा था इसलिए बता दिया करके, ऊपर से हंस भी रहे बच्चे। अभी जो बच्चे ने मुझे नाम बताया एक्वा मैजिका, मुझे बताओ बेटा, जैसे आपने एंट्री किया था एक्वा मैजिका में, आप बस से गए थे या केबल कार से गए? और ये मत बोलना पैदल गए थे करके। यस, बाय बस गए थे, तो छोड़ दो। कितने लोग केबल कार से गए थे? केबल कार से, चलो ठीक है, मैं नाम बता देता हूँ बच्चों का। जीनल बेटा केबल कार से गई थी, उनको पूछना पक्का, वो बताएगी आपको। बिकॉज मैं जब गया था तो मैं भी केबल कार से ही गया था। देखो बेटा, दिस इज केबल कार। जीएसटी लगेगा? यस सर, जीएसटी लगेगा। दिस इज केबल कार। आर यू गेटिंग? अभी केबल कार है, रोप पे भी वैसे ही है, रोप भी ऐसे ही है। एयर ट्रैम वे बताता हूँ मैं, एरियल ट्रैम वे बता देता हूँ इमेज। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, पर जस्ट वेट। इट इज एरियल ट्रैम वे। अब देखो, मोर और लेस कहीं ना कहीं वहां पे एक जैसे ही लग रहा है, मोर और लेस। ट्रैम वे मोर और लेस वैसे ही लग रहे हैं। कैबल वे, कैबल कार, कैबल कार, देयर इज एरियल ट्रैम वे, रोप वे, कहीं ना कहीं सारे के सारे तीनों सेम कैटेगरी के लगते हैं। जीएसटी लगेगा? यस सर, जीएसटी लगेगा। अगर आप मनाली या श्रीनगर ऐसी जगह पर जाओगे तो आपको ज्यादा करके रोप वे, कैबल कार ही मिलेंगे। जो बर्फ वाले इलाके उधर आपको नॉर्मली ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है। यस, इट इज देयर इन श्रीनगर, आई हैव वेंट ऑन श्रीनगर विद माय फैमिली लॉन्ग बैक कभी, बट उस जमाने में वहां पे था, अभी तो पता नहीं होगा ही, बट ऑब्वियसली टूरिस्ट प्लेस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेलवे बाय फर्स्ट पैसेंजर बाय रेलवे इन फर्स्ट क्लास, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। एयर कंडीशन कोच होगा तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा। एयर कंडीशन स्टेज कैरेज, स्टेज कैरेज मतलब स्टॉप ले लेके जाना। सर स्टॉप ले लेके जा रहा है, नो जीएसटी। नहीं नहीं, एयर कंडीशन है, जीएसटी लगेगा। मुंबई से पूना जा रहा हूँ सर डायरेक्ट बिना स्टॉप का, प्राइवेट बस है, तो भी जीएसटी लगेगा, एयर कंडीशन है। अगर आपने कोई भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय कॉन्ट्रैक्ट कैरेज दिया है जो टूरिज्म के लिए है, जीएसटी लगेगा। एयर कंडीशन है, जीएसटी लगेगा। रेडियो टैक्सी है, जीएसटी लगेगा। हाँ देखो, रेडियो टैक्सी का मतलब यहाँ पे लिखा है, रेडियो टैक्सी मींस टैक्सी इंक्लूडिंग रेडियो कैब विच इज टू वे रेडियो कम्युनिकेशन, जिसमें उन्होंने बोला है जीपीएस और जीपीआरएस, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम या जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। नॉर्मली इसका काम क्या होता है, आपकी लोकेशन को ट्रेस करना, एज ऑफ नाउ अभी आप कहाँ पे। चलो ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, फिर हम लोग आज के लिए वाइंड अप करेंगे। मैंने बहुत ज्यादा करा दिया है, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ। आप मुझे बताओ क्या इस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। बेटा मैं आपको वैल्यू ऑफ सर्विसेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज अभी तक हम वैल्यू ऑफ सर्विसेज पे नहीं आए हैं, सॉरी, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई पे नहीं है, वैल्यूएशन ऑफ सर्विस बोल रहा हूँ मैं, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई पे नहीं है। वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 15 में। बहुत सिंपल चैप्टर, जीएसटी का हर एक चैप्टर सिंपल है अगर आपने लेक्चर्स रेगुलर अटेंड। सर्विसेज ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय नेशनल वाटरवे, नेशनल वाटरवे। चलो बताओ जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? जल्दी जल्दी, जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? सारे बच्चे सोच रहे क्या करें, बताए नहीं बताए, बताओ जल्दी। चलो, कुछ बच्चों ने बोला नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, कुछ बच्चों ने बोला लगेगा। यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, वाटरवे पे कोई जीएसटी नहीं लगता। मुझे बता, अगर वाटरवे में टूरिज्म के लिए यूज करूँ तो, दो दैट वाटरवे इज नॉट फॉर टूरिज्म, नॉट फॉर टूरिज्म, जीएसटी एप्लीकेबल है? नॉट एप्लीकेबल, वेरी गुड। सर्विसेज ऑफ पैसेंजर बाय स्टेज कैरियर, नॉन एसी है, स्टेज मतलब स्टॉप ले लेके चल रहा है, वेरी वेरी गुड, बस 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 बस। सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय कॉन्ट्रैक्ट कैरेज फॉर टूरिज्म, कॉन्ट्रैक्ट, सर नॉन एसी नहीं लिखा हुआ है, नालायक, ये देखो नॉन एसी लिखा हुआ है। यस, जीएसटी लगेगा, वेरी वेरी।
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई एयरपोर्ट, चेन्नई पोर्ट इन वेसल, बेटा वेसल में जा रहा है, वेसल में जा रहा है, और ये वेसल नॉट फॉर टूरिज्म, नॉट फॉर टूरिज्म, नो जीएसटी। वेरी वेरी गुड सर, एक ही पे जीएसटी लगेगा। यस, देखो आ गया। सर आपको क्यों आया? क्योंकि सर हमने बहुत ध्यान से, वो काफी ईमानदारी से, जैसे आपके बच्चे तो ईमानदारी से हम सुनेंगे, वो बात अलग है। तो वैसे ईमानदारी पूरे साल दिखाना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जीएसटी मैं बिलीव करो, मैं जीएसटी आपको बहुत इजी जाए। सब्जेक्ट टू यू शुड बी रेगुलर, कंडीशन, आपको हर चीज पे कंडीशन होता है, कंडीशन फॉलो करना है आप लोगों को, नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम।